एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जियोंग को लगने लगता है कि होंग असल में सेक्रेटरी ली का आदमी है। उसके हिसाब से इसी वजह से होंग को चेयरमैन के सेफ का पासवर्ड और कार की कीज भी पता थी। उसे ये भी समझ आता है कि उसके पास इतना पैसे कहाँ से आ गया, जिससे वो पूरे सर से लेकर पैर तक लग्जरी ब्रांड्स पहन रहा था और हाई एंड होटल में रुक रहा था। होंग ने तो किसी भी हाल में सच मानने से इनकार कर दिया था। तब जियोंग के आदमी उसे पीट कर कन्फेशन निकलवाना चाहते थे, पर होंग मुश्किल वक्त पे अपनी चालाकी दिखाता है। वो ड्रामा करते हुए कहता है कि वो चेयरमैन कांग से बहुत ज़्यादा नफरत करता है, क्योंकि उनकी वजह से उसका करियर बर्बाद हो गया। वो बताता है कि चेयरमैन कांग से कंपनसेशन में उसे जो भी पैसा मिला था, उससे उसने वो कार रेंट पर ली थी, और जो कपड़े वो पहन रहा है और हाथ में जो महंगी वॉच है, वो सब कुछ नकली है। वो कहता है कि सपने देखना तो फ्री होता है ना, अगर वो अपने आप को ये सब चीज़ें करके सेटिस्फाई करना चाहता है तो उसमें भला गलत क्या है। अपनी बात को यकीन दिलवाने के लिए उसने अपनी महंगी वॉच ज़मीन पर जोर से फेंकी और गुस्से में उसे पैरों से कुचल दिया। उसकी एक्टिंग इतनी कन्विंसिंग थी कि जियोंग पूरी तरीके से बेवकूफ़ बन जाती है। तब जाकर वो और उसके आदमी वहाँ से चले जाते हैं, पर फिर भी उसने होंग पर नज़र रखने के लिए अपने लोग लगा दिए थे और सेक्रेटरी ली के साथ उसकी कनेक्शन की इन्वेस्टिगेशन करने का ऑर्डर देती है। सभी के जाने के बाद होंग वो लग्जरी वॉच उठाता है जिसकी कीमत करोड़ों में थी और लगभग रो पड़ता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब भी ये वॉच बच सकती है या फिर नहीं। कुछ देर बाद अब सेक्रेटरी ली होंग को रोक लेता है। होंग को लगता है कि आज पूरी दुनिया ही उसके खिलाफ हो गई है। सेक्रेटरी ली का मानना था कि होंग चोर है। उसने इल्ज़ाम लगाया कि होंग ने चेयरमैन की लेजेंडरी केन चुरा ली, उनकी बहुत सी दौलत भी अपने कब्जे में कर ली और उनका रेजिडेंस कार्ड भी ले गया। तब होंग कसम खाकर कहता है कि उसने कुछ भी नहीं चुराया, क्योंकि वो खुद चेयरमैन कांग है। अपनी चीज़ों को लेना चोरी कैसे हो सकता है, पर सेक्रेटरी को उस पर यकीन ही नहीं होता। तब होंग उन दोनों के बीच के बहुत सारे प्राइवेट मोमेंट्स और यादें बताना शुरू करता है। वो बताता है कि जब सेक्रेटरी ली की मॉम का देहांत हुआ था, तब चेयरमैन कांग फ्लाइट डीले की वजह से एयरपोर्ट पर फंस गए थे और समय पर वहां पर नहीं आ पाए थे। उसने दुबई का वो इंसिडेंट भी याद दिलाया जब दोनों एक सैंडस्टॉर्म में फंस गए थे और उनकी आंख, नाक और मुंह के अंदर बहुत ज़्यादा रेत फंस गई थी। सेक्रेटरी लिए सब सुनकर हैरान रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर होंग को इतनी पर्सनल बातें कैसे पता है, जबकि चेयरमैन कांग की डायरी में इनका कोई भी जिक्र नहीं था। अब होंग जोर देकर बोलता है कि वो सच में चेयरमैन कांग है। अपनी बात प्रूव करने के लिए वो सेक्रेटरी ली के साथ आर्म रेसलिंग भी कर लेता है, पर सेक्रेटरी ली एक प्रैक्टिकल इंसान था। सोल एक्सचेंज होने वाली जैसी बातों को एक्सेप्ट करना उसके लिए आसान नहीं था। तब होंग उसे उलझे हुए सवालों के साथ छोड़कर निकल जाता है। उसका मूड काफ़ी हल्का हो गया था। रास्ते में वो महसूस करता है कि वो कोई उसका पीछा कर रहा है। अपनी राज को बचाने के लिए वो होटल की बजाय रूफटॉप वाले कमरे में लौट जाता है। वहाँ पहुंचकर उसे अपनी गलती पर पछतावा होता है। उसे याद आता है कि उसने गलती से जियोंग को बता दिया था कि वो अब भी इसी बेकार जगह पर रह रहे हैं। इसी बीच उसे नर्स का फ़ोन आता है। वो बताती है कि उसकी ग्रैंडमा का पूरा हेल्थ चेकअप हो चुका है। उनका डिमेंशिया ज़्यादा सीवियर नहीं है, लेकिन वो बार बार उससे मिलने की जिद कर रही थी। नर्स सजेस्ट करती है कि होंग उन्हें घर लेकर जाए ताकि दोनों के बीच बॉन्ड और ज़्यादा स्ट्रांग हो सके, पर होंग सीधा मना कर देता है। वो बोलता है कि वो मुश्किल से खुद का ख्याल रख पाता है, एक भुलक्कड़ बुजुर्ग औरत का ख्याल कैसे रखेगा। ये रूफटॉप हाउस भी उसके हाई क्लास स्टैंडर्ड की बिल्कुल लायक नहीं था, लेकिन अब क्योंकि उस पर कड़ी नज़र रखी जा रही थी, इसीलिए उसे मजबूरी में वहीं पर रहना पड़ता है। बाथरूम में जाकर जैसे ही वो शावर ऑन करता है, बर्फ जैसा ठंडा पानी उस पर गिरता है तो वो कांप उठता है। रात को उसे पतली सी मैट्रेस पर शीट बिछाकर ठंडी ज़मीन पर सोना पड़ता है। अब चेयरमैन कांग को महसूस होता है कि होंग की जिंदगी सच में बहुत ही उतार चढ़ाव से भरी हुई है। काफ़ी देर तक करवटें बदलने के बाद उसे नींद आती है। अगली सुबह वो गर्दन की दर्द के साथ उठता है, क्योंकि पूरी रात उसने सख्त फ्लोर पर गुजारी थी। दूसरी तरफ चेयरमैन ना और उसकी बेटी सियोंग की नाकामी पर नाराज थे। उन्हें लगता था कि उसमें एम्बिशन की कमी है, पर क्योंकि उसकी अब भी कुछ वैल्यू थी, इसीलिए वो उसे छोड़ नहीं सकते थे। वो चॉयसन ग्रुप को फंसाने के लिए एक ज़रूरी चारा था। 500 बिलियन का नुकसान होने के बाद भी सियोंग बिल्कुल भी टेंशन में नहीं था। वो आराम से खाता सोता और रोज सुबह पिकल बॉल खेलने के लिए चला जाता है। अब चेयरमैन ना और उसकी बेटी एक स्ट्रैटेजी अपनाते हैं। चेयरमैन ना उसे डांटते हैं कि वो लड़ना ही नहीं जानता। उसकी बहन उसके सर पर चढ़कर बैठी है और वो चुपचाप ही सब कुछ सह रहा है। दूसरी तरफ उसकी वाइफ उसका पूरा सपोर्ट कर रही थी।
ये देखकर सियोंग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और उसके लिए और ज़्यादा ग्रेटफुल महसूस करने लगता है। आखिर में चेयरमैन ना उसे समझाते हुए कहते हैं कि अब उसे संभलना होगा और आने वाले प्रोजेक्ट के लिए compete करना होगा, और उससे प्रॉमिस करता है कि ताइहान ग्रुप उसकी मदद के लिए पैसा लगाएगा। इसी दौरान जियोंग बॉक्सिंग प्रैक्टिस कर रही थी जब उसके सेक्रेटरी ने होंग की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट दी। तो रिपोर्ट के मुताबिक होंग एक घटिया रूफटॉप में रहता है और उसकी ग्रैंडमदर हॉस्पिटल में डिमेंशिया से जूझ रही है। उसके पास जो घड़ियां और लग्जरी आइटम्स थे वो सब या तो फेक थे या फिर रेंट पर लिए गए थे। ये सुनकर जियोंग का शक कम हो जाता है। वो अब बैंक डायरेक्टर के साथ मीटिंग अरेंज करने के लिए बोलती है ताकि जीएफ प्रोजेक्ट को अपने फेवर में कर पाए। वहीं जियोन उसकी हर मूवमेंट ट्रैक कर रही थी। उसने तुरंत ये खबर होंग को दे दी, लेकिन होंग पर अब कड़ी नजर रखी जा रही थी, इसलिए वो खुद कुछ भी नहीं कर सकता था। वो मैनेजर बेक को चेयरमैन कांग की छड़ी देकर सीक्रेट वॉल्ट से 5 बिलियन निकालने का काम देता है। वॉल्ट देखकर बेक तो शॉक हो गया था। उसने जिंदगी में इतनी दौलत कभी नहीं देखी थी। वो बहुत ज्यादा एफिशिएंटली काम को पूरा करता है। उधर जोंग बैंक डायरेक्टर से कैफे में मिल रही थी। होंग समझ गया था कि वो जीएफ प्रोजेक्ट की फंडिंग लाइन को बंद करने की प्लानिंग कर रही थी। सियोंग को भी उसकी चाल का पता चल गया था। उसने शेयर होल्डर्स को इकट्ठा करके कहा कि अगर जीएफ प्रोजेक्ट उसके पास आता है तो ताइहान ग्रुप उसमें इन्वेस्टमेंट करेगा। इसी बीच होंग जियोन को डांटता है कि वो किसी गांव की लड़की की तरह कपड़े पहन रही है और चेयरमैन की बेटी बिल्कुल नहीं लगती। अपनी फैशन सेंस पर कमेंट देखकर जियोन शर्मिंदा होती है और गुस्सा भी। आज दोनों के पास इंपॉर्टेंट काम था, इसीलिए उन्होंने ऑफिस बंक करने का फैसला किया। क्योंकि लोग उन पर नजर रखे हुए थे, इसीलिए दोनों अलग अलग तरीके से निकलते हैं। उधर बेक उन दोनों के फोटोज वाले बॉडी पिलो डेस्क पर रख देता है ताकि कलीग्स को लगे कि वो ऑफिस में ही है। इसी बीच सेक्रेटरी ली होंग को ढूंढते हुए आता है। बेक समझ नहीं पा रहा था कि क्या जवाब दे। तब सेक्रेटरी ली सीधा होंग की डेस्क पर जाता है और उसकी हैंडराइटिंग वाला एक पेज फाड़ लेता है। वो उस हैंडराइटिंग को चेयरमैन की राइटिंग से कंपेयर करता है। दोनों बिल्कुल ही आइडेंटिकल थी। अब उसे पूरा यकीन हो गया था कि चेयरमैन कांग की सोल होंग की बॉडी के अंदर आ गई है। इसी दौरान जियोन घर जाकर कपड़े बदलने की बात करती है और होंग बाथरूम का बहाना बनाकर अंदर घुस जाता है। असल में वो अपनी वाइफ को सिर्फ एक बार देखना चाहते थे, लेकिन अंदर जाते ही उन्होंने देखा कि उनके ग्रैंड चिल्ड्रंस मिसेस को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे। वो उसे हर तरह के बेकार ऑर्डर्स दे रहे थे और उसे सिर्फ एक हाउसकीपर कहकर उसकी बेइज्जती कर रहे थे। ये सब देखकर चेयरमैन कांग का खून खौल जाता है। उसे लगने लग जाता है कि ये पूरा परिवार जड़ से ही खराब है। इसीलिए वो एक नया ड्रामा शुरू करता है। वो शमन बनने का नाटक करता है और कहता है कि उसे भूत दिखाई देते हैं। फिर वो उन दोनों बच्चों के सारे बुरे काम गिनवा देता है। किसी ने महंगा वाज तोड़ा था तो किसी ने चेयरमैन कांग का गोल्डन टर्टल चुराया था। जो बच्चे खुद को बहुत ज़्यादा स्मार्ट समझते थे वो तुरंत ही इससे डर जाते हैं और होंग उन्हें धमकी देता है कि अगर उन्होंने दोबारा से मिसेस को हाउसकीपर कहा तो वो उन दोनों को छोड़ेगा नहीं। इस सब के बाद दोनों बच्चे एकदम से सीधे हो जाते हैं और मिसेस को इतना सब काम करने के लिए थैंक यू बोलते हैं। वहीं जियोन को आज एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमन की तरह दिखना था। काफ़ी देर तक ढूंढने के बाद उसे एक सूटेबल आउटफिट मिलता है, लेकिन जब होंग उसे शॉर्ट स्कर्ट और हाई हील्स में देखता है तो वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता कि जियोंग सिर्फ मर्दों को इम्प्रेस करने के लिए ऐसे कपड़े पहने। वो उसके साथ बिल्कुल एक प्रोटेक्टिव फादर की तरह बिहेव कर रहा था, पर जियोन को लग रहा था कि वो उसे फ्लर्ट कर रहा है और होंग की स्वीट बातें उसके लिए इग्नोर करना मुश्किल हो रहा था। दूसरी तरफ जियोंग की मैनिपुलेशन की वजह से जीएफ प्रोजेक्ट की फंडिंग बंद हो जाती है। बैंक लोन देने से मना कर देता है और प्रोजेक्ट ओनर की हालत भी खराब हो जाती है। वर्कर्स को जब सैलरी नहीं मिलती तो सभी स्ट्राइक पर चले जाते हैं। ऊपर से चॉइसंग ग्रुप ने भी कॉपरेशन रोक दिया था। प्रोजेक्ट अब पूरी तरीके से क्राइसिस में आ गया था। इसी मौके का फायदा उठाते हुए जियोंग प्रोजेक्ट ओनर के पास पहुंच जाती है। वो उसे 80 बिलियन देकर प्रोजेक्ट खरीदने का ऑफर देती है, पर प्रोजेक्ट ओनर इतना बेवकूफ़ नहीं था कि वो इतनी कम कीमत पर मान जाए। थोड़ी देर बाद सियोंग भी वहां पर पहुंच जाता है। वो प्रोजेक्ट ओनर को बताता है कि उसकी बहन ने फंडिंग रुकवाई थी और अब वही मददगार बनने का नाटक कर रही है। फिर वो उसे 100 बिलियन का ऑफर देता है, लेकिन उसका भी वही हाल हुआ। उसे और सेक्रेटरी को बुरी तरीके से वहां से भगा दिया गया। होंग ने भी इस प्रोजेक्ट की पूरी इन्वेस्टिगेशन कर रखी थी। उसे पता था कि इस वक्त प्रोजेक्ट 100 बिलियन के घाटे में चल रहा है। अब वो प्रोजेक्ट ओनर से मिलने के लिए जाता है और बताता है कि उसकी फीमेल बॉस उसके साथ बिजनेस पार्टनरशिप करना चाहती है।
उसने उसे विला में बिजनेस डिस्कशन के लिए इनवाइट किया है। जियोन अब एक अमीर लेडी का रोल प्ले करती है। वो कहती है कि वो प्रोजेक्ट को रिवाइव करने के लिए 5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेगी। बदले में उसे प्रोजेक्ट में 30% स्टेक चाहिए होगा। उनका असली प्लान प्रोजेक्ट को दोबारा से जिंदा करना था, उसे एक प्रॉफिटेबल वेंचर में बदलना था और फिर उसे 300 बिलियन की जबरदस्त कीमत पर बेच देना था। प्रोजेक्ट ओनर को ये प्लान थोड़ा सा अनरियलिस्टिक लगता है, लेकिन होंग और जियोन उसे तसल्ली देते हैं। वो बोलते हैं कि वो आराम से रेस्ट करे और पूरी दुनिया को संभालने का काम उन दोनों पर छोड़ दे। असल में उनकी स्ट्रैटेजी ये थी कि जियोन को एक ऐसा चारा डालना था जिसके लिए दोनों भाई बहन पूरी ताकत से लड़ पड़े। शाम को अब सेक्रेटरी ली होंग से मिलने के लिए आता है। वो बारिश में भीगता हुआ खड़ा था। उनको ऐसी हालत में देखकर उसका दिल उनके लिए टूट जाता है। उसे लगता है कि अपने ही बच्चों के धोखे ने चेयरमैन को अंदर तक तोड़ दिया होगा। सेक्रेटरी ली खुद को भी दोष दे रहा था। उसे लगता था कि वो इतना लायक नहीं था कि चेयरमैन के दर्द और बोझ को बांट सके। होंग अब उसे तसल्ली देता है और कहता है कि सब कुछ ठीक है, जो सब कुछ होना था वो हो गया है। उसके बाद दोनों साथ में खाना खाने के लिए जाते हैं। होंग बोलता है कि उसके पास आगे के लिए बहुत सारे प्लान्स हैं और वो अपने बच्चों की हरकत के लिए उनको बहुत ही बड़ी सजा देगा। अगले दिन जोंग फिर प्रोजेक्ट ओनर को फ़ोन करती है, पर वो कॉल रिसीव नहीं करता। गुस्से में वो कंपनी पहुंच जाती है। वहां पर वो देखती है कि स्योंग उसी प्रोजेक्ट ओनर के साथ हंसी मजाक करते हुए ड्रिंक्स एंजॉय कर रहा है। प्रोजेक्ट को दोबारा एक्टिव होता हुआ देखकर जोंग एकदम बेचैन हो जाती है। धीरे धीरे दोनों भाई बहन प्रोजेक्ट खरीदने के लिए अपने ऑफर्स बढ़ाते जा रहे थे। होंग ने प्रोजेक्ट ओनर को स्ट्रिक्टली मना कर दिया था कि वो किसी भी ऑफर पर कॉम्प्रोमाइज ना करे। उसने उसे ऑफर दिया कि वर्कर से दिन रात काम करवाया जाए ताकि सभी को लगे कि प्रोजेक्ट बहुत ही बिजी है। शाम को अब होंग जानबूझकर सियोंग से मिलता है और उसे याद दिलाता है कि जोंग जीएफ प्रोजेक्ट खरीदने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रही है। प्राइवेट डिटेक्टिव उनकी ये मुलाकात भी कैमरे में कैद कर लेते हैं। अगली सुबह जोंग अपने लोगों के साथ मीटिंग बुलाती है। वो अनाउंस करती है कि वो जीएफ प्रोजेक्ट को 150 बिलियन में खरीदना चाहती है। शेयर होल्डर्स से समझाने की पूरी कोशिश करते हैं कि ये बहुत ही रिस्की डिसीजन है, लेकिन वो जिद पर अड़ जाती है। वो अपने बेवकूफ छोटे भाई से हार नहीं मानना चाहती थी। दूसरी तरफ स्योंग अपने फादर इन लॉ चेयरमैन ना के पास जाता है और ज़्यादा लोन मांगने के लिए। वो जीएफ प्रोजेक्ट के लिए 200 बिलियन तक इन्वेस्ट करना चाहता था। पहले चेयरमैन ना मना करते हैं, लेकिन जब स्योंग अपनी रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज गिरवी रखने की बात कहता है तब जाकर वो मान जाते हैं। दोपहर में अब जोंग कैलकुलेशंस कर रही थी, तब प्रोजेक्ट ओनर का उसे फ़ोन आता है। वो बताता है कि स्योंग उसे 200 बिलियन ऑफर कर रहा है। अगर वो इससे बेटर ऑफर नहीं दे सकती तो प्रोजेक्ट उसके हाथ से निकल जाएगा। ये सुनकर वो घबरा जाती है। वो तुरंत ऑर्डर देती है कि दूसरे प्रोजेक्ट से कैपिटल निकाल कर उसके नाम की रियल एस्टेट एसेट लिक्विडेट की जाए और वो हर हाल में स्योंग से ये जंग जीतना चाहती थी। दोनों भाई बहन एक दूसरे से टकराने लग जाते हैं बिना ये समझे कि वो अपने फादर के बिछाए हुए जाल में फंस चुके हैं। अगली सुबह वो ऑक्शन शुरू होता है। दोनों तरफ से लगातार बिडिंग चल रही थी। आखिर में स्योंग अपनी ज़बरदस्त फाइनेंशियल बैकिंग की वजह से ऑक्शन जीत जाता है और जोंग पूरे गुस्से से जल जाती है। उसे लगता है कि उसके साथ धोखा हुआ है, लेकिन स्योंग ताना मारते हुए कहता है कि उसे भी किसी अमीर आदमी से शादी कर लेनी चाहिए जो कि उसका सपोर्ट करता हो। उसी शाम जब जोंग अपने ऑफिस में परेशान बैठी हुई थी तब होंग से मिलने के लिए पहुंच जाता है। वो कहता है कि वो उसे वो प्रोजेक्ट वापस दिलवा सकता है, लेकिन पहले वो उससे माफ़ी मांगने को कहता है क्योंकि उसने उस पर प्राइवेट डिटेक्टिव्स लगाए हुए थे। मजबूरी में अब जोंग को अपना सच झुकाना पड़ता है। होंग उसे अब प्रोजेक्ट ओनर से मिलवाने के लिए लेकर जाता है, जहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ते ही जोंग का चेहरा उतर जाता है। उसमें लिखा हुआ था कि उसे प्रोजेक्ट में 30% स्टेक छोड़ना पड़ेगा। वो तुरंत ही मना करने लगती है, लेकिन प्रोजेक्ट ओनर साफ कह देता है कि अगर उसे ये डील पसंद नहीं है तो ये मौका स्योंग को दे दिया जाएगा। पर कंपटीशन में वो सब कुछ नज़रअंदाज कर देती है और तुरंत ही कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देती है। अपना गोल हासिल करने के बाद वो काफ़ी खुश हो गई थी। वो होंग से कहती है कि वो उसकी मेहनत का इनाम उसे देगी। होंग सीधा डिमांड करता है कि उसे चॉइसन ग्रुप में 1% स्टेक चाहिए। तो जोंग वादा करती है कि जब वो चेयरमैन बनेगी तो केमिकल कंपनी उसके हवाले कर देगी। रात को अब स्योंग की वाइफ घर वापस आती है और उसे शराब पीता हुआ देखती है। उसे अपना निकम्मा पति बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। उसके हिसाब
हिसाब से वो पूरे दिन बस पार्टीज और नाच गाने में लगा रहता है और कोई भी काम नहीं करता। वो उसे डांटती है कि वो अपनी बड़ी बहन को निपटाने के लिए कोई चाल क्यों नहीं चल रहा। स्योंग बोलता है कि उसकी कोई कमजोरी ही नहीं है। फिर उसे एक पुरानी बात याद आती है। वो सोचता है कि जियोंग के उस गुनाह का इस्तेमाल किया जा सकता है जब उसने चेयरमैन कांग को मारने की कोशिश की थी। अगले दिन अब जियोंग चेयरमैन के ऑफिस में जाती है। वो चेयरमैन की कुर्सी पर बैठकर पूरे एम्पायर पर राज करने का एहसास महसूस करना चाहती थी। उधर होंग जियून और मिस्टर बेक बिजनेस ट्रिप में जाने के लिए प्लेन में बैठ गए थे। जाने से पहले जियोंग ने होंग से कहा था कि जब वो वापस लौटेगा तब तक शायद वो चेयरमैन की कुर्सी पर बैठ चुकी होगी। कंपनी में शेयर होल्डर्स उसकी तारीफों के पुल बांधने लगेंगे। उसका कहना था कि उसने चेयरमैन कांग की तीखी सोच और लॉन्ग टर्म विजन्स को इनहेरिट किया है। वो अपनी ज़िंदगी की सबसे अच्छे फेज में थी। उसे लग रहा था कि चेयरमैन की पोजीशन अब उसकी मुट्ठी में है, पर डायरेक्टर कांग कहता है कि अभी इस तरीके से कंपनी को इनहेरिट करना लीगल नहीं माना जा सकता। चेयरमैन कांग ने कभी कोई विल नहीं छोड़ी थी जिसमें उसने सक्सेसर डिक्लेयर किया गया हो। चाहे सभी लोग उसे फिलहाल के लिए चेयरमैन बना दे, लेकिन चेयरमैन कांग के होश आते ही उसकी पोजीशन खत्म हो जाएगी। अब जीएफ प्रोजेक्ट उनके हाथ लगने के बाद कुछ लोग तो सेलिब्रेट कर रहे थे, पर कुछ लोग परेशान थे। सियोंग की तरफ के लोग तो बेचैन हो गए थे क्योंकि सियोंग खुद ऑफिस आकर उनका हौसला बढ़ाने के बजाय गायब हो गया था। इसीलिए अब उसकी जगह उसकी वाइफ युन वहां पर पहुंचती है। असल में सियोंग ने उसे बता दिया था कि जियोंग ने चेयरमैन कांग को हमेशा के लिए सुलाने के लिए ड्रग्स देने की कोशिश करी थी। जब वो प्लान फेल हो गया तो उसने पिलो से उनका गला दबा दिया था, जिससे वो ब्रेन डेड कंडीशन में पहुंच गए। सियोंग बोलता है कि उस वक्त वो काफी घबराया हुआ था और जियोंग के प्रेशर में आकर अपने बायोलॉजिकल फादर के मर्डर अटेम्प्ट में शामिल हो गया। तब युन से उसे तसल्ली देती है और कहती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो उसे वार्निंग देती है कि वो कभी किसी को भी ये बात ना बताए कि वो भी उस साजिश के अंदर शामिल था। वहीं होंग जियोन और मिस्टर बेक होटल पहुंचकर चेक इन करने लगते हैं। तब पता चलता है कि बेक की बेवकूफ़ी की वजह से सिर्फ एक ही रूम बुक हुआ है, और क्योंकि होटल पूरी तरीके से फुल था तो जियोन डिसाइड करती है कि तीनों को वही रूम शेयर करना पड़ेगा। पर होंग तुरंत मना कर देता है। उसे मिस्टर बेक के खराटों की याद डराने लग जाती है। अब वो अपना पावरफुल ब्लैक कार्ड निकालता है और प्रेसिडेंशियल सूट बुक कर देता है। तभी वो चेयरमैन ना को भी वहाँ पर देखते हैं। योंग बताते हैं कि वो यहाँ पर घूमने के लिए नहीं आए हैं। उनका असली टारगेट चेयरमैन ना का और प्रोजेक्ट था जिस पर वो 1 साल से काम कर रहा था। यूवेला आइलैंड हाई क्वालिटी लिथियम ओर के लिए मशहूर था। होंग ने पहले से एक स्ट्रैटेजी प्लान कर ली थी। वो अपनी शेल कंपनी के थ्रू इस प्रोजेक्ट को एक्वायर करना चाहता था और बाद में उसे चॉइसन ग्रुप के साथ मर्ज करना चाहता था। इस शेल कंपनी को फिर बाद में लीगल स्टेटस मिल जाएगा और वो चॉइसन ग्रुप की मेजर शेयर होल्डर बन सकती थी। जियोन पूछती है कि फॉरेनर होते हुए भी वो माइनिंग कैसे करेंगे, तो होंग उसे टेंशन ना लेने के लिए बोलता है उसने पहले ही सेक्रेटरी ली को एक लोकल माइनिंग कंपनी खरीदने का काम दे दिया था। अब उनका असली टारगेट लोकल गवर्नर को अपनी तरफ करना था। माइनिंग राइट्स पूरी तरह गवर्नर के हाथ में ही थे। कुछ देर बाद सेक्रेटरी ली का फोन आता है। वो उसे कंपनी की लेटेस्ट अपडेट्स देता है। जियोंग आजकल चेयरमैन बनने के बड़े बड़े सपने देख रही थी। वो उसके ऑफिस को भी साफ करवाने का ऑर्डर दे रही थी। तब होंग बोलता है कि उसे जो करना है वो करने दे। लोग जितना ऊपर चढ़ते हैं उतना ही जोर से नीचे गिरते हैं। दूसरी तरफ सियोंग जिम्मेदारियों से बचने के लिए बीमारी का नाटक कर रहा था। होंग को लगने लगता है कि पिछले जन्म में उसने ज़रूर कोई बहुत ही बड़ा पाप किया होगा जो कि उसे ऐसे बच्चे मिले। अब कंपनी के अंदर जंग और ज़्यादा तेज हो गई थी। जियोंग एम्प्लॉयज़ को वेलफेयर बेनिफिट्स देकर अपनी तरफ करना चाहती थी। दूसरी तरफ युन से भी धीरे धीरे कंपनी में अपनी पकड़ मजबूत कर रही थी। जियोंग अच्छी तरह समझ गई थी कि युन से और उसका फादर चॉइसन ग्रुप पर कब्जा करना चाहते हैं। वो किसी भी हाल में ये एम्पायर उन्हें नहीं छीनने देगी, लेकिन युन से भी पीछे हटने वाली नहीं थी। रात को हम काम करना चाहता था, पर मिस्टर बेक उसकी जिंदगी मुश्किल बना देते हैं। वो बहुत ही जोर से खर्राटे ले रहा था, नींद में हाथ पैर भी चला रहा था। होंग अपना ब्लैंकेट और पिलो लेकर सोफे पर जाकर सो जाता है। कुछ देर बाद वो देखता है कि जियोन अभी तक जाग रही है और नूडल्स बनाकर खा रही है। पहले तो होंग उसे डांटने लगता है कि रामेन खाने से वो मोटी हो जाएगी, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि किमची मिसेस को ने बनाई है तो उसका पूरा एटीट्यूड बदल जाता है।
कुछ ही पलों में वो पूरा रामेन खत्म कर देता है और आधा किमची का जार भी साफ कर देता है। इधर मिसेस को लगने लगता है कि बच्चे आजकल बहुत ज़्यादा शरीफ हो गए हैं। उसे ये सब अजीब लग रहा था। उसे लगता है कि शायद जियोन ने उन्हें अच्छा सबक सिखाया होगा, लेकिन जब वो उनसे पूछती है तो पता चलता है कि ये सब होंग की वजह से हुआ। उसने बच्चों से झूठ बोला था कि चेयरमैन कांग की आत्मा हमेशा सब पर नजर रख रही है। इसी डर ने उन बच्चों को सीधा कर दिया था। उसके बाद जियोंग घर पर वापस आती है और अचानक से बहुत ज्यादा दयालु बनने की कोशिश करती है। वो मिसेस को इजाजत दे देती है कि वो हॉस्पिटल जाकर चेयरमैन कांग से मिल सकती है, लेकिन अचानक दिखने वाली इतनी ज्यादा मेहरबानी के पीछे उसकी कोई चाल छुपी हुई थी। थोड़ी देर बाद वो मिसेस की तारीफ करते हुए उनसे रिक्वेस्ट करती है कि आने वाली शेयर होल्डर्स मीटिंग में वो उसका सपोर्ट करे और उसे चेयरमैन की कुर्सी तक पहुंचाने में मदद करे। ये पूरी बात जियोंग के हस्बैंड ने सुन ली थी और अब उसे अपनी वाइफ से डर लगने लगा था। वो उससे सीधा पूछ लेता है कि क्या उसने सच में चेयरमैन कांग को पिलो से मारने की कोशिश की थी। जियोंग उसे मैनिपुलेट करते हुए कहती है कि उसने जो कुछ भी किया इस परिवार के लिए ही किया है। वो चाहती थी कि उसका हस्बैंड और बच्चे फ्यूचर में अमीर और खुशहाल जिंदगी जिए। तभी अचानक से बाहर कुछ आवाज़ होती है और दोनों डर जाते हैं। हस्बैंड जब बाहर चेक करने के लिए निकलता है तो उसे कोई भी नहीं मिलता। उन्हें बिल्कुल ही अंदाजा नहीं था कि मिसेस को बाहर खड़ी थी और उन्होंने उनका ये पूरा खौफनाक राज सुन लिया था। वहीं अगली सुबह होंग, जियोन और मिस्टर बेक लिथियम माइन देखने के लिए निकलते हैं। उन्होंने अपना भेस बदल लिया था। कोई टूर गाइड बना था तो कोई टूरिस्ट। वो पूरे एरिया की फोटोज वगैरह खींचने लग जाते हैं। इसी दौरान होंग देखता है कि सेक्रेटरी चॉय जल्दी में कहीं पर जा रहा है। वो तुरंत मिस्टर बेक को उसका पीछा करने के लिए भेज देता है। सेक्रेटरी चॉय चेयरमैन ना को लेने के लिए गया था। फिर दोनों मिलकर गवर्नर के मेंशन पहुंच गए थे। ये देखकर साफ हो गया था कि ताइहान ग्रुप और गवर्नर के बीच बहुत ही गहरे संबंध है। मिलते ही बड़े प्यार से दोनों एक दूसरे का स्वागत करते हैं। चेयरमैन ना गवर्नर से वादा करता है कि अगर माइनिंग राइट्स उनकी कंपनी को मिलते हैं तो वो उसे 300 बिलियन का गिफ्ट देगा। उधर होंग और जियोन होटल की तरफ निकल पड़ते हैं। वो चेयरमैन ना के ग्रुप का पीछा करते हैं और उनके बिल्कुल करीब बने रहते हैं। एलिवेटर के अंदर दोनों कपल बनने का नाटक करते हैं ताकि किसी को उन पर शक ना हो। इसी बहाने वो ग्रुप की बातें सुनकर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर लेते हैं। दोनों उनका पीछा करते हुए उनके रूम तक पहुंच जाते हैं। होंग रूम सर्विस स्टाफ का हिस्सा बनने का नाटक करता है और वेटर को मोटी टिप दे देता है। इसी मौके का फायदा उठाकर जियोन वाइन बॉटल बदल देती है। जब वेटर रूम के अंदर चला जाता है तो होंग पैर से दरवाजा रोक कर रूम कांच भी स्वैप कर देता है। वहीं मिसेस को अगली सुबह हॉस्पिटल जल्दी पहुंच जाती है। वहां वो जियोंग के हस्बैंड को रंगे हाथों पकड़ लेती है। वो चेयरमैन कांग को स्लीपिंग मेडिसिन का इंजेक्शन लगा रहा था। अब ना तो वो सबूत झुटला सकता था और ना ही गवाह को। मजबूरी में उसे पूरा सच कबूल करना पड़ जाता है। ये सब जानकर मिसेस को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। उन्हें यकीन ही नहीं होता कि उनके हस्बैंड की अपनी ही बेटी इतनी बेशरम हो सकती है कि वो अपने ही फादर को मारने की कोशिश करे। वो अब जियोंग को फोन करती है और कहती है कि वो उसका सपोर्ट करने के लिए तैयार है। इसके लिए जियोंग उसे थैंक्स बोलती है, लेकिन उनके पीठ पीछे वो अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देती है कि चेयरमैन बनते ही मिसेस को और जियोन को देश से बाहर भेजने की तैयारी की जाए। साथ ही वो सेक्रेटरी ली को हटाकर होंग को अब उसकी जगह लाना चाहती थी। पिछले कुछ वक्त में उसने देखा था कि होंग बहुत ही एफिशिएंट और ट्रस्टवर्दी पर्सन है। इसी दौरान युनसे ने पुराने केसेस के सारे विटनेसेस की दोबारा जांच करवानी शुरू कर दी थी। हर सबूत इसी तरफ इशारा कर रहा था कि होंग वो मास्टरमाइंड है जो कि जियोंग के पीछे रहकर सारी स्ट्रैटेजीज बना रहा है। बाद में उसे पता चलता है कि होंग और जियोन एक ही डिपार्टमेंट में काम करते हैं और दोनों साथ में फॉरेन ट्रिप पर भी गए हैं। यून से इस मामले में काफ़ी इंटेलिजेंट निकलती है। उसे इन दोनों पर शक होने लग जाता है। उसका मानना था कि जियोन और होंग के बीच ज़रूर कोई राज छुपा हुआ है। वहीं होटल में होंग और जियोन चुपके से रूम के बाहर खड़े होकर अंदर की बातें सुनने की कोशिश कर रहे थे। जब उन्हें यकीन हो जाता है कि रूम के अंदर कोई मूवमेंट नहीं हो रही, तब तीनों संभल कर अंदर घुस जाते हैं। अंदर चेयरमैन ना के सारे जियोलॉजिकल इंजीनियर्स बेहोशी की हालत में पड़े हुए थे। होंग बताता है कि उसने उन्हें सिर्फ 4% अल्कोहल वाली ग्रेप वाइन पिलाई थी। सिर्फ होंग जैसा आदमी उसका असर झेल सकता था। तीनों तुरंत ही अब रूम में अलग अलग एविडेंस ढूंढने लग जाते हैं। जल्दी उन्हें कई डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं। इन डॉक्यूमेंट से पता चलता है कि यूलेवा आइलैंड में लिथियम ओर की डेंसिटी 4.5% है। ये अमाउंट चेयरमैन ना द्वारा
गवर्नर को बताई गई क्वांटिटी से दुगनी से भी ज्यादा है। असल में चेयरमैन ना 1 साल से गवर्नर को धोखा दे रहा था और एक्स्ट्रा लिथियम बेचकर पैसे अपनी जेब में डाल रहा था। तीनों डिसाइड करते हैं कि गवर्नर की सेलिब्रेशन पार्टी में जाकर उसका सच सभी के सामने लेकर आएंगे और फिर बिना देर किए तीनों तैयार हो जाते हैं। फिर पार्टी में पहुंचते ही वो देखते हैं कि गवर्नर को कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा था। मिस्टर बेक तुरंत ही आगे बढ़ता है और उस पर वाइन गिराकर कॉन्ट्रैक्ट खराब कर देता है। गवर्नर गुस्सा होने ही वाला था, तभी जियोन चेयरमैन ना के घोटाले के सारे सबूत उसके सामने फेंक देती है। ये देखकर चेयरमैन ना एकदम से गुस्सा हो जाता है, पर गवर्नर उल्टा उसे ही बाहर निकलवा देता है। गवर्नर को भी काफी गुस्सा आ रहा था कि एक कोरियन बिजनेसमैन उसे इतने समय से पागल बना रहा था। जून अब मौके का फायदा उठाकर अपना कॉन्ट्रैक्ट उसके सामने रख देती है। उसका कहना था कि अगर माइनिंग राइट्स उनकी कंपनी को मिलते हैं तो वो गवर्नर को ज्यादा प्रॉफिट शेयर देंगे, साथ ही लोकल लोगों को माइन में जॉब्स भी देंगे। ये डील गवर्नर को पैसा भी दिलाएगी और बेरोजगारी का प्रॉब्लम भी सॉल्व होगा। पर चेयरमैन ना के धोखे के बाद गवर्नर का भरोसा टूट चुका था। अब वो साउथ कोरिया से कोई भी लेना देना नहीं रखना चाहता था। जब सिक्योरिटी उन्हें पार्टी से बाहर निकालने वाली थी, तब जियोन होंग से रिक्वेस्ट करती है कि माइनिंग कंपनी गवर्नर को दे दी जाए ताकि नेगोशिएशन का एक और मौका मिल सके। उधर कंपनी में जियोंग मेंबर्स के लिए डिनर अरेंज कर रही थी। वो सबसे वादा करती है कि अगर वो उसका साथ देंगे तो उन्हें प्रमोशन, सैलरी हाइक्स और फाइनेंशियली फ्री फ्यूचर मिलेगा। ये सब करके वो टैलेंटेड एम्प्लॉयज को अपनी साइड करना चाहती थी। थोड़ी देर बाद यून से उससे मिलने के लिए पहुंच जाती है। वो उसे वार्निंग देती है कि उसे उसके सारे काले कारनामों के बारे में पता चल चुका है। जोंग भी जानती थी कि यून ने प्यार के लिए नहीं बल्कि पैसे और पावर के लिए उसके भाई से शादी की है। पर यून से यहाँ पर उस सीधा अल्टीमेटम देती है, या तो जियोंग केमिकल कंपनी और ताइहान ग्रुप के लिए कुछ फायदा छोड़े या फिर वो उसके अपने फादर की असैसिनेशन अटेम्प्ट की खबर पब्लिक कर देगी। मजबूरी में अब जोंग को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाता है। वहीं अगली सुबह होंग की शेल कंपनी और यूलेवा के गवर्नर के बीच कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग सक्सेसफुल हो जाता है। जून पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहती है कि इस सक्सेस में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन उसका था। तब होंग कुछ भी नहीं बोलता, पर अंदर ही अंदर उसे महसूस होता है कि चेयरमैन कांग की ये बेटी अब स्मार्ट होती जा रही है। दूसरी तरफ चेयरमैन ना अपना प्रॉफिटेबल बिजनेस डील छीन जाने की वजह से गुस्से से भर गया था। जब वो सीसीटीवी फुटेज चेक करता है तो उसे पता चलता है कि होंग और उसकी टीम ने इंजीनियर्स को बेहोश करके डॉक्यूमेंट्स चुरा लिए थे। गुस्से में वो अपने आदमियों को लेकर प्रेसिडेंशियल सूट पहुंच जाता है, लेकिन तब तक तीनों वहां से निकल गए थे। तीनों अब कोरिया लौट जाते हैं। फ्लाइट में होंग जियोन को प्यार से ब्लैंकेट उड़ाता है। उसे ऐसा एहसास होता है जैसे वो फिर से अपनी पुरानी जिंदगी में लौट आया हो, जब वो अपनी सबसे छोटी बेटी के साथ सुकून भरे पल गुजारता था। अगली सुबह अब कंपनी का वारिस डिसाइड करने के लिए मीटिंग शुरू होती है। यून से सियोंग को तसल्ली देती है और कहती है कि सब कुछ सेट हो चुका है, अब उसे बस चेयरमैन की कुर्सी संभालने की तैयारी करनी चाहिए। मिसेस को भी मीटिंग में पहुंच जाती है। जोंग सभी के सामने कहती है कि सियोंग कंपनी चलाने के लिए कैपेबल नहीं है। वो ये भी कहती है कि वो अपने फादर की मेहनत से खड़ी हुई कॉर्पोरेशन को टूटने नहीं देगी, इसलिए वो चेयरमैन की जिम्मेदारी खुद उठाएगी। उसके बाद वोटिंग शुरू होती है। सबसे पहले यून से हाथ उठाकर उसे सपोर्ट देती है। उसे देखकर कई और लोग भी उसका साथ देने लग जाते हैं। सियोंग भी हैरान रह जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि उसकी प्यारी वाइफ ने उसे धोखा दे दिया। जोंग फिर मिसेस को स्टेज पर बुलाती हैं ताकि उसके फेवर में कुछ शब्द बोलकर वो वोट्स बढ़ा सके, लेकिन मिसेस को उसकी सारी उम्मीदों पर पानी फेर देती है। वो साफ कह देती है कि वो जोंग के चेयरमैन बनने के खिलाफ है। वो बोलती है कि उन्होंने फॉरेन एक्सपर्ट्स को बुलाया है और चेयरमैन कांग बहुत ही जल्दी बिल्कुल ठीक होकर वापस लौट आएंगे। जोंग अब जवाब देने की कोशिश करती है, लेकिन जितना ज्यादा वो बोलती है उतना ज्यादा ही गलतियां करती चली जाती है। वो आखिरी बार पूरी ताकत से लड़ने की कोशिश करती है, लेकिन हार जाती है। अब कोई भी उसके सपोर्ट में हाथ नहीं उठाता। तब सेक्रेटरी ली अनाउंस करते हैं कि जीएफ प्रोजेक्ट के दौरान कंपनी के कैपिटल का गलत इस्तेमाल करके कॉरपोरेशन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई थी। इसलिए वो चॉइसन ग्रुप की सुरक्षा के लिए स्ट्रैटेजिक इंस्पेक्शन टीम बनाने का प्रपोजल रखता है। सबसे पहले सियोंग खड़े होकर सपोर्ट देता है, फिर बाकी सभी लोग भी हाथ उठा देते हैं।
फिर सेक्रेटरी ली इस इंस्पेक्शन टीम के 3 खास मेंबर का इंट्रोडक्शन करवाता है, मिस्टर बेकहोंग और जियोन। सभी लोग उन तीनों को देखकर शॉक हो जाते हैं, लेकिन असली धमाका तब होता है जब जियोन खुद को चेयरमैन कांग की सबसे छोटी बेटी के रूप में इंट्रोड्यूस करती है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।